नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट के लिए न्यूमेरिकल एमसीक्यू सीरीज। तो आज की इस सीरीज में अपना जो लेक्चर नंबर है वो कौन सा है? 14th। कौन सा है? 14th। इसमें अपन सरल लोलक से संबंधित सवाल करने वाले हैं। सरल लोलक यानी कि पेंडुलम से संबंधित, सिंपल पेंडुलम। ओके, सरल लोलक से संबंधित अपन सवाल सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। प्लीज इनको ध्यान से देखिए और इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, ठीक है? पीडीएफ विद सॉल्यूशन, जो अपन सॉल्यूशन करेंगे उसके साथ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। किस स्थिति में दुगुना होगा? कह रहा है कि भाई सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा जबकि इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, गोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दी जाए, लंबाई 4 गुना कर दी जाए, लंबाई तथा गोलक का द्रव्यमान दोनों दुगुने कर दी जाए। अब देखो, तो आवर्तकाल होता है फॉर्मूला, ये t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या चीज है? लंबाई है। यहाँ पे मास तो आ ही नहीं रहा, वहां पे यहाँ पे द्रव्यमान तो आ ही नहीं रहा। अब ये दुगुना मतलब कब? अगर मैं लंबाई को 4 गुना कर दूं, 4l कर दूं, 4l कर दूं, तो ये इसका वर्गमूल 4 का 2 बार आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा 2 पाई एल अपॉन, समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लंबाई को 4 गुना करना पड़ेगा, लंबाई को 4 गुना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट। सी हो जाएगा करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई एक सरल लोलक ऐसे गोलक का बना है जो पारे से भरा हुआ है। इससे भरा हुआ है पारा, पारे से भरा हुआ है। एक खोखला गोला है, उसमें मतलब वो भरा हुआ है पारा, और तार से लटकाया गया है। यदि थोड़ा सा पारा गोले के बाहर निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल। अब देखो ये क्या है एक्चुअली में, ये जो ये जो पूरा है ये क्या है एक्चुअली में? अपना खोखला गोला है। खोखले गोले के अंदर भरा हुआ पारा, पारा भरा हुआ पूरा का पूरा भरा हुआ। पहले क्या है, इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। अब जैसे ही इसमें से थोड़ा सा पारा बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा पारा बाहर निकाल दिया, अब देखोगे तो भाई पारा कितना रहा? इतना रहा, माना पीछे इतना रहा गोले में। तो गोले में जो पारा इतना रहा तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि भाई पूरा जो द्रव्यमान है वो नीचे की तरफ ज्यादा हो गया। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, समझ गए? तो यानी कि ये जो लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ, कहाँ से? यहाँ से। यही तो होती है अपने 2 पाई टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी में एल क्या होती है? ये इफेक्टिव लेंथ होती है। ये इफेक्टिव लंबाई जो यहाँ से उसके जो वस्तु लगी उसके द्रव्यमान के अंदर तक की लंबाई। तो ये लंबाई बढ़ रही है, एल बढ़ रहा है ना, क्योंकि द्रव्यमान के अंदर नीचे जाएगा तो एल बढ़ेगा। एल बढ़ेगा तो सीधी सी बात, टी भी क्या होगा? बढ़ेगा। टी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरे का, बी, ठीक है? नंबर तीसरा, ये कह रहा है कि भाई एक सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना है? 2 सेकंड। क्या बोल रहा है? सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, और ये हमेशा याद रखना, ये फिक्स होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड ही होता है, ठीक है? कभी कोई पूछे आपसे कि भाई सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। गोलाकार गोलक का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम है, और वो भीतर से क्या रिक्त है, और वो भीतर से रिक्त है। अब क्या किया है, इस गोलक के स्थान पर दूसरा ठोस गोलक जिसकी जो रेडियस है वो उतनी है, परंतु द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम है। द्रव्यमान 100 ग्राम लिया जाए तो नया आवर्तकाल होगा। अब देखो, पहली बात तो अपने जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो किसी भी एंगल में द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है? जी गुरुत्वीय त्वरण और एल। एल क्या होती है? इफेक्टिव लंबाई। तो जो देखो, अब जैसे कि ये है,
तो दोनों स्थितियों में क्या है, इसकी रेडियस सेम है, जिसकी त्रिज्या उतनी है, भले द्रव्यमान 100 ग्राम है 50 ग्राम है, तो भले ये गोला मैंने जो लिया, ठीक है, इस गोले में अगर ये 50 ग्राम का है तो भी इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, ठीक है, और 100 ग्राम वाला गोला है तो भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यही होगा, क्योंकि रेडियस सेम है, त्रिज्या सेम है। का मतलब क्या कि दोनों ही केस में जो एल क्या होगा, सेम होगा, इफेक्टिव लंबाई सेम होगी, तो इसका मतलब आवर्तकाल भी क्या होगा, सेम ही होगा, आवर्तकाल भी सेम ही होगा। तीसरे का क्या होगा, सी, आवर्तकाल 2 सेकंड ही रहेगा। समझ गए, क्योंकि अपना आवर्तकाल डिपेंड किस पे कर रहा है, एल पर। क्योंकि अगर आप द्रव्यमान 100 ग्राम कर दो भाई, जैसे कि ये गोला है, अब इस गोले का द्रव्यमान 1 ग्राम है तो भी सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, अगर मैं बोलूं इस गोले का द्रव्यमान 2 ग्राम है तो भी सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, 10 ग्राम है तो भी सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मास ऐसे सेकंड फैला। हाँ, अगर ये कोई बोल दे कि इसमें से कोई पानी भरा हुआ था या फिर पारा भरा हुआ था, कुछ पारा निकाल दिया, तो फिर सारा द्रव्यमान ऐसे आ जाता है, इस वाले हिस्से में द्रव्यमान कम रहता है तो फिर सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाता है। लेकिन ये तो क्या बोल रहा है, गोले की बात कर रहा है, इसमें द्रव्यमान पूरे सही ढंग से वितरण है, अच्छे ढंग से, 2 हो 10 हो या मतलब 20 हो, ठीक है। अब जैसे कि ये सेम ऐसी बात है, ये छड़ है, छड़ मतलब ये 2 मीटर लंबी छड़ है, तो साफ बात है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 1 मीटर इस साइड 1 मीटर इस साइड, बीच में सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये छड़ 4 मीटर लंबी होती तो भी सेंटर ऑफ मास यही रहता, 6 मीटर लंबी होती तो भी सेंटर ऑफ मास यही रहता, 3 इस साइड 3 इस साइड, समझ गए, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सेकेंडी लोलक की लंबाई 1 मीटर है। ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर कुछ सेकंड लोलक है जिसकी लंबाई क्या है, 1 मीटर। चंद्रमा के तल पर सेकंड लोलक की लंबाई, जहां जी का मान पृथ्वी से 1/6 गुना, तो देखो जी अर्थ कितना है, जी जमीन पे, अभी बोल रहे जी मून, जी मून यानी कि जी अर्थ बाय 6, जो पृथ्वी पे है उसका 1/6 यानी कि जी/6, जी मून कितना आ गया, जी/6। तो ये बोला कि पृथ्वी की सतह पर सेकंड लोलक की लंबाई 1 मीटर है, चंद्रमा के तल पर सेकंड लोलक की लंबाई, तो देखो सेकंडरी लोलक है यानी कि इसने पहले ही बोल दिया कौन सा लोलक है, सेकंडरी लोलक, तो इसका आवर्तकाल फिक्स होगा, आवर्तकाल फिक्स होगा, तो आवर्तकाल तो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, कितना रहेगा, 2 ही रहेगा भले ही। तो अपन पहले लिखते हैं समीकरण अर्थ के लिए और अर्थ के लिए क्या लिखोगे, 2 पाई एल अर्थ अपॉन जी अर्थ, और मून के लिए लिखोगे तो क्या होगा, आवर्तकाल दोनों केस में सेम रहेगा, मून के लिए 2 पाई एल मून, जी मून, समझ गए। तो इसके भाई सवाल का पूछने का मतलब ये है कि भाई जब सेकेंडरी लोलक की पृथ्वी पे लंबाई 1 मीटर है तो चंद्रमा पे लंबाई कितनी होनी चाहिए, जहां पर जी का मान जी/6 है, ठीक है। अब देखो 2 समीकरण यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये दोनों समीकरण की तुलना करोगे 1 और 2 की, तो इसका मतलब क्या आ रहा है आपके सामने, भाई एल अर्थ बाय जी अर्थ बराबर एल मून बाय जी मून, यानी कि ठीक है, इसका मतलब ये और ये पूरी दोनों राशि सेम है, ठीक है। एल अर्थ कितना दिया हुआ है, 1, जी अर्थ जी, एल मून आपको निकालना है, और जी मून कितना दिया हुआ है, जी/6, जी/6, जी से जी कैंसिल, ये 6 जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर जाके वहां डिवाइड में जाएगा तो एल मून बराबर कितना जाएगा, 1/6, कितना जाएगा, 1/6। फोर्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 1/6 मीटर, समझ गए। 5वां सवाल देखो, बहुत मस्त सवाल है। अपनी निम्नतम स्थिति पर एक लोलक के गुटके की चाल कितनी है, 3 मीटर प्रति सेकंड। कहां पर, निम्नतम स्थिति पर, अपनी निम्नतम स्थिति पर एक लोलक के गुटके की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है, लोलक की लंबाई कितनी है, 0.5 मीटर है। जब ये लंबाई
ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाती है तब गुटके की चाल होगी। समझ गए? ये पूछ रहा है कि भाई एक लोलक लगा हुआ है, पेंडुलम। पेंडुलम जब यहाँ होता है तब उसकी चाल होती है 3 मीटर प्रति सेकेंड। लोलक के गुटके की चाल कितनी है? यहाँ पर कितनी है? 3 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जब ये कह रहा है कि जब ये ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ऐसे आता है, इस लेंथ पे घूमता हुआ ऐसे आएगा, किसी न किसी एक स्थिति पे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तब इस केस पे ये मान लिया ए स्थिति है, बी पे क्या करना है आपको? इसकी चाल ज्ञात करना है। तो देखो, एक बात तो साफ आपको पता है कि भाई ये माध्य स्थिति होती है, तो माध्य स्थिति में सारी की सारी ऊर्जा किस फॉर्म में होती है? गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। किस फॉर्म में? गतिज ऊर्जा में। अब यहाँ जाएगा तो साफ बात है, ऊपर जाएगा तो चाल घटेगी और कुछ उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है? तो आपको दोनों स्थितियों में समीकरण को लिखना है। ठीक है? अब देखिए, हाँ, तो चलिए पहले तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी वो आप देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि? तो ये देखो कितना ऊपर गया, इतना ऊपर जाएगा, इतनी लंबाई, ये लंबाई अपने को निकालनी है। तो ये कितना दिया हुआ है? टोटल लेंथ कितनी दी? ये दी हुई 0.5, 0.5 मीटर। ठीक है? तो आपको निकालना है ये वाली लेंथ पूरी, ये वाली लेंथ आपको ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है? तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये देखो, ये बन रहा है, ये जो ये त्रिभुज बन रहा है, 1 मिनट, थोड़ा रंग चेंज कर देते हैं, आप थोड़ा समझने में इजी रहेगा। हाँ, ये वाला जो बन रहा है ट्राइंगल, इसमें ये लेंथ आपको निकालनी है पहले। ठीक है? तो ये लेंथ कितनी होगी? 0.5 कॉस 60, ये होगी 0.5 कॉस 60। और आपको पता है कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 होता है 1/2। कॉस 60 होता है 1/2, और ये भी 1/2, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4। समझ गए? अब ये टोटल लेंथ जो है आपके पास, टोटल ये कितनी है? टोटल ये है 0.5, यानी कि 1/2 है। साफ बात है, ये 1/2 है, ये लेंथ 1/4 है, तो ये भी कितनी होगी? 1/4, ये 1/4। समझ गए? तो यानी कि ये जो ए स्थिति और बी स्थिति में 1/4 हाइट का डिफरेंस हो गया, ऊंचाई का अंतर कितना हो गया? 1/4 का। ठीक है? तो अब देखो, सिंपल सी बात है, कौन सा नियम लगाओगे? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। कौन सा लगाओगे नियम? ऊर्जा संरक्षण का। देखो, ऊर्जा संरक्षण से ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा? ए पर क्या है ऊर्जा? U8A, साफ बात है, U8A इज इक्वल टू U8B। तो ए पर ऊर्जा वही कितनी होगी? उतनी कितनी बी पर ही होगी, कुल ऊर्जा वेस्ट होगी नहीं। माना ए पर कितनी है? पूरी पूरी गतिज की फॉर्म में है, तो 1/2 MVA का स्क्वायर बराबर इस पर कितनी होगी? गतिज प्लस स्थितिज, तो 1/2 MVB का स्क्वायर प्लस इसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा और आ गई, वो होगी MGH, वो हो गई MGH। ठीक है? अब देखिए, अब ये होगी MGH। अब आप M से M कैंसिल हो जाएगा, M यहाँ M से M, ये M से M कैंसिल। ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हो VB स्क्वायर का मान कितना रह जाएगा? अगर आप समीकरण लिखना चाहो चाहो VB स्क्वायर के लिए, तो VB स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? VB स्क्वायर का मान हो जाएगा VA का स्क्वायर
वी ए का स्क्वायर माइनस 2GH। मैंने क्या किया भाई, पूरे समीकरण को 2 से कर दिया गुणा, तो एक साइड वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2GH। अब मैं 2GH को उस साइड ले गया, तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2GH। ठीक है, अब देखो वी ए कितना है, 3 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, जी कितना दिया हुआ है 10, और एच कितना दिया हुआ है ऊंचाई में, कितना हुआ डिफरेंस, 1/4 का, 1/4, ये कितना हुआ 9, माइनस ये सॉल्व करो तो कितना आएगा 5, बराबर कितना हो गया 4। तो आप रूट लोगे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, वी बी इक्वल टू 2, वी बी बराबर कितना आएगा 2 आएगा। समझ गए? तो आपका सही आंसर क्या हो गया, पांचवे का डी। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करना है। और इसी टाइप का एक सवाल लैब असिस्टेंट 2018 में पूछा भी गया था। अब देखो सवाल नंबर 6। ठीक है, अगर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि इसकी लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दी जाए, तो उसका आवर्तकाल, तो आपको पता है लंबाई किस में होती है, रूट में होती है अंदर, तो एल की जगह 4 कर दोगे तो 2 बार आ जाएगा। साफ बात है, कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दुगुनी। तो 2 सेकंड की कितनी हो जाएगी, 4 सेकंड। 6 का डी हो जाएगा। ठीक है, 7th। 7th सवाल अच्छा है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना है, टी है। यदि लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब देखो टी इज इक्वल टू, मैंने माना कि भाई T1 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन। अब ये बोल रहा है कि इसकी लंबाई 21% बढ़ा दी जाए, 21% बढ़ा दी जाए। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो कि भाई, या तो आप ये मान के कर सकते हो कि पहले कितनी एल है, तो दूसरी स्थिति में क्या होगी 1.21 एल। 1.21 एल, इसका मतलब होता है 21% बढ़ना। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर 100 मान के भी कर सकते हो कि भाई पहले कितना एल 100 है, तो दूसरी बार में कितना हो जाएगा एल 121। समझ गए? आप कैसे भी मान के कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि फिर दूसरे केस में से इसका आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, तो पहले इसका माना कि आवर्तकाल टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी है। अब टी न्यू बराबर क्या होगा 2 पाई, एल कितना हो रहा है, एल कितना हो रहा है, चलो मैं इसको 1.21 मान के करता हूँ, 1.21 एल हो रहा है। 21% बढ़ रहा है, यानी कि 1.21 एल। ठीक है, आप 100 और 121 मान के भी कर सकते हो, 1 जी। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो चीजें। ठीक है, चीजें सॉल्व हो सकती है। देखो, आप समीकरण एक में समीकरण 2 का भाग दोगे तो टी अपॉन टी न्यू आ जाएगा रूट ऑफ एल अपॉन 1.21 एल, ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से रियल में आप अगर इसको जीरो को हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा, 100 आएगा, तो 100 एल होगा। एल से एल कैंसिल, तो बात तो वही हुई। आप 100 और 121 मान के करते या फिर ऐसे करते, बात वही रहने वाली है। ठीक है, तो देखो अब ये क्या हो रहा है, 100 का रूट कितना जाएगा 10, और 121 का 11। ठीक है, तो 100 का रूट कितना आएगा 10। एक मिनट, हाँ, तो देखो टी न्यू कितना आ जाएगा, टी न्यू यहाँ से देखो
11/10 t ये आ रहा है। टी न्यू की साइड लेके जाओ 11 उस साइड 11/10 t, यानी कि 1.1 t, 1.1 t। अब इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए क्या करोगे भाई, न्यू क्या करोगे, टी न्यू माइनस टी अपॉन टी। टी न्यू कितना है 1.1 टी माइनस टी अपॉन टी, ये कितना हो जाएगा, तो और इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 0.1 आएगा इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 10%। सातवें का क्या होगा ए, सातवें का क्या होगा ए, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक प्लेट आवर्तकाल टी से दोलन कर रही है, अचानक एक प्लेट प्रथम प्लेट पर रख दी जाती है, तो इसका आवर्तकाल, तो देखो अपन कौन सा सवाल कर रहे हैं, पेंडुलम वाला सवाल कर रहे हैं, और जब पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है टी इक्वल टू 2π/L/g, वो कहीं पर भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कहीं पर भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ निर्भर किस पे करता है, एल, यानी कि इफेक्टिव लंबाई पर। इफेक्टिव लंबाई क्या होती है, जहां से इसको बांध रखा है वहां से लगाकर उसके वस्तु के द्रव्यमान केंद्र तक की लंबाई, ठीक है, सिर्फ इस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो यानी कि क्या होगा, सेम रहेगा, 8 का सी क्या होगा, विल बी सेम, नियत रहेगा, ठीक है, द्रव्यमान बढ़ाने से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरल लोलक की लंबाई 44% से बढ़ा दी जाए तो इसके दोलन काल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, सेम क्वेश्चन है। चलो मैंने माना पहले लंबाई कितनी थी, एल थी, बाद में कितनी होगी, 44% बढ़ा रहे हैं मतलब 144 होगी, ठीक है, बाद में कितनी होगी 144 हो गई, ठीक है। अब देखो आपको पता है टी समानुपाती क्या होता है, √ऑफ L, ठीक है, और तो देखो टी, ये तो टी पहले वाला टी न्यू क्या होगा, टी न्यू आप क्या लिख सकते हो, टी न्यू 20 समानुपाती एल न्यू, यही होगा, ठीक है। तो अब देखो टी अपॉन टी न्यू कर दो बराबर √ऑफ L कितना है 100 है, और आपने L न्यू कितना माना 144, क्यों 44% से बढ़ा दिया। अब देखो इसका कितना आएगा 10 और इसका 12, यानी कि टी न्यू कितना आएगा 1.2, टी न्यू कितना आ रहा है 1.2, और इसका जब परसेंटेज निकालोगे तो क्या ये तो आएगा, 1.2 माइनस 1.2 टी, टी न्यू कितना आएगा एक्चुअली ये 1.2 टी ना, 1.2 टी माइनस टी अपॉन टी इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 100, यानी कि 20%, कितना आएगा नाइन्थ का बी, नाइन्थ का कितना आएगा बी। ये पूछ रहा है झूले की गति के दौरान इसकी ऊंचाई 0.1 मीटर से 2.5 मीटर तक बदलती है, झूले की गति के दौरान इसकी ऊंचाई 0.1 मीटर से 2.5 मीटर तक बदलती है, झूले पर झूल रहे लड़के का न्यूनतम वेग होगा, न्यूनतम वेग होगा, तो न्यूनतम वेग तो क्या होगा 0.1 मीटर पर ही होगा, ठीक है, और 2.5 मीटर पर क्या होगा, इसकी सारी ऊर्जा किस फॉर्म में होगी, स्थितिज के फॉर्म में, और 0.1 पर किस फॉर्म में होगी, देखो देखो एक मिनट, सवाल क्या पूछ रहा है, हाँ सॉरी सॉरी, झूले पर झूल रहे लड़के का न्यूनतम वेग, सॉरी हाँ, ये पूछ रहा है न्यूनतम वेग, एक झूले की गति के दौरान इसकी ऊंचाई 0.1 मीटर से 2.5 मीटर तक बदलती है, झूले पर झूल रहे लड़के का न्यूनतम वेग पूछ रहा है, माध्य स्थिति पे वेग नहीं पूछ रहा, न्यूनतम पर पूछ रहा है, तो देखो न्यूनतम वेग तो कितना होगा, न्यूनतम वेग कहाँ होगा 2.5 पर, ठीक है, यानी कि सीमांत स्थिति पर, भाई इसके कहने का मतलब ऊंचाई बदलती है, मतलब ये झूला झूल रहा है, ठीक है, झूला ऐसे से झूल रहा है, तो
जमीन से एक ऊंचाई तो होगी भाई, मान लिया 0.1 मीटर, दूसरी 2.5, तो इसकी ऊंचाई इसके बीच में कर रही है वैरी, 0.1 से 2.5 के बीच में। न्यूनतम क्या होगी? 2.5, जहाँ पे क्या होती है? जीरो। न्यूनतम वेलोसिटी क्या होती है? सीमांत पे होती है, जीरो होती है, बस 10th का डी। ठीक है, सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, मैंने भी जल्दी में कुछ और ही पढ़ लिया, बस सवाल को तो अच्छे से रीड किया करो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। ठीक है, झूले पर जुड़े लड़के का न्यूनतम वेग कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। यहाँ पर ये माध्य स्थिति पर वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, तो न्यूनतम वेग कितना हो जाएगा? 10th का डी, शून्य। नेक्स्ट सवाल नंबर 11वां। यदि एक सरल लोलक की लंबाई 9 गुना एवं इसके गोलक का द्रव्यमान 4 गुना कर दे तो इसका दोलन काल हो जाएगा। ये कह रहा है सरल लोलक की लंबाई 9 गुना और गोलक का द्रव्यमान 4 गुना। आपको पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई L/G। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द्रव्यमान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ फर्क पड़ेगा लंबाई से। तो लंबाई कितनी हो रही है? 9 गुना हो रही है। 9 गुना तो 9 का रूट में कितना? 3 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, बाकी वो का वो ऐसे 2 पाई L/G, तो कितनी हो जाएगी? 3 गुना। तो 11वें का क्या होगा? ए 3T। कितनी हो जाएगी? 3T। देखो 12वां क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन अभी ये थोड़ा इस फॉर्म में कर लेते हैं, थीटा वीटा की फॉर्म में। देखो, एक सरल लोलक की लंबाई L है और इसका अधिकतम कोणीय विस्थापन कितना? थीटा है। इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। ये पूछ रहा है कि भाई इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सिंपल सी बात है भाई, अधिकतम गतिज ऊर्जा कहाँ होगी? जहाँ पे अधिकतम वेग होगा वहां पर। वो कहाँ होती है? माध्य स्थिति पर, यानी कि सरल लोलक ऐसे घूम रहा है, तो इस स्थिति पर इसकी क्या होगी? स्थिति ए पर क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, और वो कितनी होगी वही आपको ज्ञात करना है। कितनी होगी वही आपको ज्ञात करना है। अब ये बोल रहा है सरल लोलक की लंबाई कितनी? L है, लंबाई L है। ठीक है, एक स्थिति में ये लंबाई L यहाँ आ जाएगा और अधिकतम कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा है। कोणीय विस्थापन थीटा पर मैंने माना भाई ये बना रही है। ठीक है, यहाँ पर गोलक आ गया, करते करते कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ऐसे ही चलता है पेंडुलम। ठीक है, तो जब आप निकालोगे, आपको क्या करना? कुछ नहीं करना। ये पूछ रहा है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहाँ की गतिज ऊर्जा, तो यहाँ की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए यहाँ का वेग चाहिए, ए का वेग चाहिए। तो ए का वेग तो आप नहीं बता सकते, लेकिन आपको इसने कोणीय विस्थापन थीटा दे रखा है, लंबाई L दे रखी है, तो जो यहाँ की स्थिति में कुल ऊर्जा बता सकते हो, और उस कुल ऊर्जा को यहाँ की गतिज ऊर्जा के बराबर कर दो, बात वो की वो रही, क्योंकि ऊर्जा क्या होने वाली है? व्यर्थ नहीं जाने वाली, ऊर्जा संरक्षण हमेशा काम करेगा। तो अब देखो L है, तो यहाँ से देखोगे ध्यान से, अगर मैं इसको एक एक त्रिभुज बना के खींचूं, ये लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L cos थीटा, ये हो जाएगी L cos थीटा। और ये अगर पूरी L है, पूरी लंबाई L है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? L माइनस L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा। ठीक है, अब देखो, अब देखो कि भाई मैंने माना कि भाई अपन लगाएंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। माना ए पर संपूर्ण ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। ठीक है, अतः यू ए, यानी कि यू ए की एनर्जी और यू ए बी, भाई ऊर्जा तो हमेशा सबसे रहेगी, और ए पे क्या है? सारी की सारी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखो सारी की सारी गतिज ऊर्जा यानी कि 1/2, 1/2। अब इसकी गतिज ऊर्जा ही पूछ रहा है ना, तो ठीक है, आपको कुछ निकालने के ऐसे काम नहीं है। ये किसमें हो जाएगी? के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और इस यू बी पे क्या हो जाएगा? ए पे ये सारी सारी गतिज ऊर्जा, तो बी पे ये किसमें बदलेगी? टोटल स्थिति, टोटल किसमें बदल जाएगी? स्थितिज में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? स्थितिज में। यू बी पे, बी बिंदु पे किसमें आ जाएगी? स्थितिज की फॉर्म में। तो स्थितिज फॉर्म में आने के लिए क्या होगा? वो
mgh mgh, ठीक है। तो k इज इक्वल टू mg और h क्या है, ये निकल के आ गया। h मतलब ये ऊंचाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा। अब मैं इसमें से l बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, L 1 - cos थीटा। बस ये तो अपने को निकालना है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी, 12वें का डी, mg 1 - cos थीटा। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे पूरी की पूरी ये मान लिया कि भाई गतिज ऊर्जा है, तो ये ऊपर जाएगा तो पूरी पूरी किस में बदल जाएगी, जहां पर मैक्सिमम विस्थापन, देखो इसका अधिकतम कोणीय विस्थापन थीटा, यानी कि जो सीमांत स्थिति पर किस में बदल जाएगी, पूरी पूरी स्थिति में, ठीक है। तो बस इस गतिज को उस स्थिति के बराबर कर दो तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यही जो गतिज है वही तो यहाँ जाके स्थिति में बदलने वाली है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, mgl 1 - cos थीटा। सवाल नंबर 13वां और आखिरी सवाल, ये कह रहा है यदि एक सरल लोलक दोलन करते हुए 10 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्राप्त करता है, क्या कह रहा है कि यदि एक सरल लोलक दोलन करते हुए 10 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्राप्त करता है तो माध्य स्थिति पर इसका वेग कितना होगा, माध्य स्थिति पर इसका वेग कितना होगा। ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्राप्त करता है, सिंपल सी बात है, आपको पता है, जो ये मैंने मान लिया ये माध्य स्थिति, और ये कोई भी बिंदु मान लिया कि इस साइड जा रहा है, ये तो यू एम पे ऊर्जा और यू बी, यहाँ पे ऊर्जा सेम रहेगी, यू एम किस फॉर्म में रहेगी, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में, तो 1/2 एम वी एम का स्क्वायर माध्य स्थिति पर, एम मतलब माध्य स्थिति, ठीक है, बराबर यू बी, यानी कि पूरी पूरी किस में बदल जाएगी, स्थिति में, एम जी एच। अब ये एम से एम कैंसल, वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो वी एम बराबर क्या आ जाएगा, √2gh। अब देखो 2g कितना दिया हुआ है, 9.8 इंटू h कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है, यानी कि जो अधिकतम ऊंचाई, जो मतलब ये कितनी प्राप्त करता है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि 10/100, 10/100, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये गुणा करोगे 10 और 98 का, 10 और 9.8 का, तो कितना आएगा 98, तो 98 इंटू 2 196, तो ये कितना आ जाएगा 196/100, ठीक है। और आपको पता है 196 का रूट कितना होता है, 14, और 100 का 10 कितना हो जाएगा, 1.4 मीटर पर सेकंड, तो 13 का हो गया सी, ठीक है। इस प्रकार आज का अपना ये सेशन पूरा हो गया। इन सभी सवालों को आप सॉल्व करें, और जब भी कोई सवाल है तो उसको रोक कर खुद सॉल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन देखें, जो आ रहा है उसको ना देखें, ठीक है। टाइम बहुत कीमती है। तो चलिए इसकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू सो मच।